सो हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो पिछले कुछ टाइम से आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जहां पर हम ऐसे स्टॉक्स को कवर करें जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज मिड कैप और इवन स्मॉल कैप कंपनी से भी साइज में छोटे हों, यानी एक माइक्रो कैप कंपनीज हो। और ये जो कंपनीज हो इनके बिजनेस में कुछ हमें यूनिक ऐसा पोटेंशियल देखने को मिले जिसके चलते आगे चल के ये स्मॉल कैप और इवन मिड और लार्ज कैप कंपनीज बन सके। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी कंपनीज को लेकर बात करेंगे। अब ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के पीछे का जो लॉजिक है वो भी काफी ऑब्वियस है, बिकॉज लेट सपोज आज के टाइम आप ऐसी कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जिसका मार्केट कैप 2000 करोड़ के लगभग है। अब ये कंपनी की जो पोटेंशियल है आपको आगे चल के 10x रिटर्न देने के, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, बिकॉज ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर उसका बिजनेस अच्छा हो तो उसका मार्केट कैप 2000 करोड़ से बढ़ के कल को 20,000 करोड़ हो जाए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो जिसका आज के टाइम ऑलरेडी मार्केट कैप 20,000 या 30,000 करोड़ के लगभग है, तो इसके चांसेस कम हो जाते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये 10x ग्रो कर पाए। सो दैट इज वाई आज के हमारे वीडियो में हम टू माइक्रो कैप कंपनीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिनके बिजनेस में भी हमें कुछ ऐसी यूनिकनेस देखने को मिल रही है जिसके चलते इनमें पोटेंशियल है कि आगे चल के ये काफी मिड कैप और इवन लार्ज कैप कंपनीज बन सकती हैं। पर इधर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो माइक्रो कैप कंपनीज होती है उनमें जो रिस्क होता है वो भी आपको स्मॉल कैप कंपनी से कंपैरिजन में भी काफी ज्यादा हायर साइड में देखने को मिलता है। इसलिए इन सारी कंपनीज के डिस्कशन के बाद आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि आप जाके फर्दर उसमें अपने एनालिसिस करो और फिर कोई बाइंग या सेलिंग डिसीजन लो। एंड इसके अलावा ऐसी कंपनीज को आपको अपने टोटल पोर्टफोलियो में 10 to 15% से ज्यादा एलोकेशन नहीं देना है, वरना आपके पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब विद दिस हम आते हैं अपनी लिस्ट की सबसे पहले कंपनी पे जिसका नाम है कोडी टेक्नो लैब्स। ये कंपनी एक एसएमई कंपनी है, यानी ये आपको एनएससी के एसएमई इंडेक्स पे लिस्टेड देखने को मिलेगी और इस कंपनी का करंट मार्केट कैप अराउंड 1900 करोड़ का है। अब सबसे पहले अगर आप कंपनी के बिजनेस को देखोगे तो एट अ फर्स्ट ग्लांस ये कंपनी आपको एक आईटी कंपनी की तरह ही देखने को मिलेगी, जहां पर आज के टाइम ये कंपनी इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सॉफ्टवेयर कंपनी है, जहां पर इनकी ऑफरिंग्स में आपको एआई डेवलपमेंट, एमएल डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और आईटी कंसल्टिंग जैसी सर्विसेज देखने को मिलती हैं, जो कि आपको और भी बाकी काफ़ी सारी आईटी कंपनीज में देखने को मिलता है। बट व्हाट्स इंटरेस्टिंग इन दिस कंपनी, जिसके बेसिस पे मैंने इसको सिलेक्ट किया है, वो ये है कि पिछले कुछ टाइम में इस कंपनी के जो सीईओ हैं यानी मानव पटेल जी, इन्होंने कंपनी का जो फोकस है वो शिफ्ट किया है एआई रोबोटिक्स डेवलपमेंट्स में, जहां पर कंपनी ने कोडी रोबोट्स के नाम से अपना एक पूरा ही रोबोटिक सेगमेंट्स डेवलप किया है। और इनके इसी बिजनेस शिफ्ट के चलते हमें कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और उनके बिजनेस की पूरे डायमेंशन में काफी बड़ा पोटेंशियल देखने को मिलता है। अब इस कंपनी केस में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिस इज नॉट एनी कंपनी जिसने केवल अपने कुछ प्रोटोटाइप रोबोट्स लॉन्च किए हों और उसके बेसिस पे मैं आपको इनकी फ्यूचर के पोटेंशियल बता रहा हूँ, बल्कि इस कंपनी ने ऑलरेडी अपने एआई बेस्ड कुछ रोबोट्स लॉन्च किए हैं जो कि इंडस्ट्री में काफी सक्सेसफुल और पॉपुलर भी हो चुके हैं। जहां पर इन्होंने इंडस्ट्रियल रोबोटिक आर्म के लिए एक टेलॉस नाम का अपना एक रोबोट लॉन्च किया है। डैशर यानी जो कि सर्विस रोबोट है, जो कि हॉस्पिटल्स और जो रेस्टोरेंट्स वगैरह है उधर सर्विस देता है। अथीना नाम का इन्होंने सर्विलेंस रोबोट भी लॉन्च किया है जो कि इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पॉपुलर है। लेट मी टेल यू, इनके जो ऐसे रोबोट्स हैं जो कि ये क्लीनिंग वगैरह के इंडस्ट्री में भी लॉन्च करते हैं, इन्होंने ऑलरेडी काफी ज्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करा दी है अपनी अपनी इंडस्ट्री में। जहां पर इनका जो क्लीनिंग वाला रोबोट है डैशर नाम का, उसने जो ऑपरेशनल कॉस्ट है पूरी क्लीनिंग वगैरह की उसको 20% से रिड्यूस कर दिया है। इनका जो ऑर्डर टेकिंग वाला रोबोट है जो कि फूड वगैरह का ऑर्डर लेता है, उसने 99.5% की जो एक्यूरेसी है उसको अचीव कर लिया है, जहां पर उसने जो टास्क कंप्लीशन का टाइम है उसको 30% से रिड्यूस कर दिया है कस्टमर्स वगैरह के लिए। और ये सारी चीजें इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंडस्ट्री में काफी तेजी से अडॉप्ट करा रही है। नाउ बिफोर यू मूव अहेड, मैं आपको बताना चाहूंगा एम स्टॉक के बारे में। एम स्टॉक एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है जो कि आपको लाइफ टाइम के लिए जीरो ब्रोकरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं विथ नो हिडन चार्जेस। जहां पर इनके प्लेटफॉर्म पे ये आपको दो अलग अलग प्लान्स ऑफर करते हैं, जिसमें सबसे पहला इनका ₹0 वाला प्लान, जहां पर आप इनके साथ ₹0 में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जहां पर आपको डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओ में जीरो ब्रोकरेज देना पड़ेगा। एंड इसके अलावा जो बाकी सेगमेंट है उसमें आपको ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के हिसाब से पे करना पड़ेगा। सेकेंडली, जो मुझे इनका बेस्ट प्लान लगता है वो है इनका 999 वाला प्लान, जहां पर आप इनको एक बार 999 पे करते हो फॉर लाइफ और फिर आपको जीरो ब्रोकरेज मिलता है डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ और म्यूचुअल फंड जैसे हर एक सेगमेंट पे। इसके अलावा आप इस पर एडिशनल 999 पे करके इनके साथ जो एएमसी चार्जेस भी हैं वो भी जीरो कर सकते हो। एंड विद दिस, जो बेस्ट चीज मुझे लगती है इनके प्लेटफॉर्म पे वो है इनका मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जहां पर इनके मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में ये इंडस्ट्री में लोएस्ट इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं ऑफ 6.99%, जहां पर वहीं पर आपको बाकी ब्रोकर्स अगर देखोगे तो 12% तक चार्ज करते हैं। टेक्नोलॉजी वाइज भी इनका प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा अपडेटेड है, जहां पर आपको फंडामेंटल डेटा और टेक्निकल चार्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और इनके सुपर फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन के चलते आप एक ही क्लिक में अपने ऑर्डर को प्लेस और एग्जीक्यूट कर सकते हो, और इनके क्विक वॉइस सर्च के चलते किसी भी स्टॉक को आप वॉइस कमांड के थ्रू ही सर्च कर सकते हो। एंड एम स्टॉक को इस पूरी ब्रोकरेज इंडस्ट्री में 2 ईयर से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है, जहां पर इनके पास 15 लाख से भी ज्यादा यूजर्स हैं, जिनका केवल लास्ट ईयर में ही ये 145 करोड़ से भी ज्यादा ब्रोकरेज सेव करा चुके हैं। लेट मी टेल यू, एम
स्टॉक एक मिराय एसेट के थ्रू बैक किया गया प्लेटफॉर्म है, जिनको कि इस पूरी इंडस्ट्री में 25 ईयर्स से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लस 19 कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है। यानी ये जो ब्रांड है ये भी एक ट्रस्टेड ब्रांड है। तो अभी जाइए एम स्टॉक को चेकआउट करिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया है। पर अभी भी ये जो पूरी एआई बेस्ड रोबोटिक इंडस्ट्री है, ये अपनी स्टार्टिंग फेज में ही है और इसमें ग्रोथ का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। और अगर मैं इस पूरी इंडस्ट्री के ग्रोथ के कुछ आपको एस्टिमेट्स दूं, तो सबसे पहले अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को देखोगे तो इन एआई बेस्ड रोबोट्स का जो अडॉप्शन है वो 25% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है हर साल। वहीं पर अगर आप सिक्योरिटी और सर्विलेंस की इंडस्ट्री देखोगे तो इन रोबोट्स का जो यूज़ है वो 11.3% सीएजीआर से ग्रो हो रहा है। और जो अदर इंडस्ट्रीज है लाइक मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, उसमें इन एआई बेस्ड रोबोट्स का जो अडॉप्शन है वो 12% सीएजीआर से हो रहा है। और पर्टिकुलरली अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया के केस में जो एआई मार्केट जो हमारा है वो आज के टाइम 25 to 35% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है अंटिल 2027। और ये जो नंबर है ये काफ़ी बड़े नंबर्स हैं और ये प्रोजेक्ट करते हैं कि कंपनी के लिए जो आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ का प्रोजेक्शन भी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब इतना सब सुन के आप में से ज़्यादा लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर कोई कंपनी इतनी ज़्यादा अच्छी और इफेक्टिव है तो इसका नाम अभी तक आपने क्यों नहीं सुना। तो उसका रीज़न भी मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। तो देखिए, सबसे पहले तो अभी समझ लीजिए कि कंपनी ये जो है ये रिसेंटली ही लिस्ट हुई है सितंबर 2023 में। यानी इस कंपनी को लगभग अभी एक ही साल हुआ है मार्केट में लिस्ट हुए। और इसका नाम आपने इसीलिए नहीं सुना बिकॉज एट अ फर्स्ट ग्लांस अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखोगे तो सबसे पहले तो अपनी लिस्टिंग के बाद से पिछले एक साल में कंपनी 10x ग्रो कर चुकी है, यानी स्टॉक प्राइस ने 1000% के रिटर्न दे दिए हैं। और सेकेंडली अगर आप कंपनी के करंट पी रेशियो देखोगे तो वो भी आपको 400 से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा होगा। अब ये दोनों ही चीज़ें आपके दिमाग में डाउट डाल दी होंगी कि यार अब कंपनी इतना भाग चुकी है तो क्या अब इसमें कंपनी को कंसीडर करना भी कोई सेंस बनाता है। तो उसको लेके भी मैं आपको एक पूरा ही केस समझाता हूँ। तो जैसे कि कोडी टेक्नो लैब्स के केस में आज इनका जो मार्केट कैप है वो अराउंड 2000 करोड़ का है। इसी केस में अगर आप टाटा एलेक्सी देखोगे जो कि पास में एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, इसके अगर आप पास में जाके देखोगे तो इस कंपनी केस में भले ही आज इनका मार्केट कैप 45,000 करोड़ का है, पर जब ये कंपनी 2005 के अराउंड लिस्ट हुई थी उस ड्यूरेशन में जो टाटा एलेक्सी है इसका मार्केट कैप अराउंड 4000 करोड़ का था। अब उस ड्यूरेशन में अगर आप इस कंपनी का स्टॉक प्राइस देखोगे तो 2005 में इफ़ यू कैन सी तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 85 रुपीज़ पर शेयर था। और इस 2005 वाले ईयर में अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखोगे तो 2005 में जब कंपनी का स्टॉक प्राइस 85 रुपीज़ था तो उसकी सेल्स ईयर नियर 185 करोड़ की थी और नेट प्रॉफिट 2005 वाले जो ईयर है उसमें 26 करोड़ का था। अब यहाँ से हमने देखा कि 2005 से लेकर 2015 तक अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 10x ग्रो किया है, जहाँ पर हमें 80 रुपीज़ से जो स्टॉक है ये 800 रुपीज़ तक ग्रो होते हुए देखने को मिला। पर इस ड्यूरेशन में सपोज करके चलिए जो लोग ये सोचते कि यार कंपनी का स्टॉक प्राइस ऑलरेडी 800 का हो चुका है, 10x की रैली दे चुका है, अब क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वहाँ से उसका कितना बड़ा लॉस होता बिकॉज वहाँ से 800 रुपीज़ के प्राइस से भी उधर से भी कंपनी ने 10x की रिटर्न देके 8000 रुपीज़ का मार्क टच किया अगले वो भी 10 सालों से भी कम टाइम में। अब इधर मैं आपको अगर 2015 से लेके मार्च 2024 तक टाटा एलेक्सी और कोडी के केस में कुछ सिमिलरिटीज़ दिखाऊं तो आपको साफ दिखेगा कि 2015 से लेकर 2024 में जब टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर्स ने 800 से लेकर 8000 का मार्क टच किया, इस ड्यूरेशन में ईयर ईयर अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट्स देखोगे तो वो 40 से लेकर 50 to 60% से ग्रो किए हैं। वहीं पर अगर आप इसको कंपेयर करोगे कोडी टेक्नोलॉजीज से तो कोडी टेक्नोलॉजी से केस है पहली बार ये प्रॉफिटेबल हुए थे मार्च 2022 में, और उससे पहले तक कंपनी जो थी वो लॉसेस में थी। और उसके बाद से अगर आप नेट प्रॉफिट्स को देखोगे तो वो हर एक साल 100% से भी ज़्यादा की ग्रोथ दिखा रहे हैं, जो कि साफ दिखाता है कि ईयर इंडियर ग्रोथ के केस में कोडी टेक्नोलॉजीज बिकॉज इनिशियली अभी प्रॉफिटेबल हुई है और छोटी कंपनी है, इसमें हमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली फास्ट देखने को मिल रही है। अब इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि यार ग्रोथ अगर हम मान भी लें फिर भी कंपनी केस में क्या 400 की वैल्यूशन पे पी वैल्यूशन पे इस कंपनी को कंसीडर करना एकदम वर्दी रहेगा। तो उसके केस में मैं आपको बता दूं कि 400 का पी हमें केवल इसीलिए ही देखने को मिल रहा है बिकॉज कंपनी जैसे मैंने आपको बताया कि रिसेंटली अभी ही टर्न अराउंड हुई है, और जो हमें वैल्यूएशन कैलकुलेट होते हुए देखने को मिल रही है वो इससे पहले वाले ईयर यानी 2021 या 2020 के ईयर जब कंपनी नेगेटिव में थी, लॉसेज में थी, उसका वैल्यूएशन भी इसमें कैलकुलेटेड है। एंड इसी वजह से हमें कंपनी के करंट में जो पी रेशियो वो इतना ज़्यादा हाईली एलिवेटेड देखने को मिल रहा है। और जैसे से आगे आने वाले टाइम में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स है वो ग्रो होंगे विद सेल्स, ऐसे में कंपनी का जो पी रेशियो है वो भी आपको नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। और शायद ये चीज़ हमें नहीं बल्कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी देखने को दिखाई दे रही है, जहाँ पर अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखोगे तो प्रोमोटर्स में अभी तक इनकी जो होल्डिंग थी वो कांस्टेंट थी, पर रिसेंटली जो सितंबर का ईयर है इसमें जो एफ है उन्होंने मार्जिनली अपनी जो एफ होल्डिंग है वो इस कंपनी में एफ और डी दोनों ने ही बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब लास्टली अगर मैं आपको कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स पर भी लेकर चलूँ तो यहाँ पर हमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे कोडी टेक्नोलॉजीज के चार्ट में जब कंपनी लिस्ट हुई थी तो उस ड्यूरेशन में कंपनी के स्टॉक प्राइस है विद इन अ मंथ हमें अराउंड 40% के रिटर्न दिए थे। एंड वहाँ से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो एक कंसोलिडेशन के फेज में गया था फॉर अराउंड 20 डेज। उसके बाद कंपनी के स्टॉक प्राइस ने फिर एक 40% का जंप दिखाया, और उसके बाद जो कंसोलिडेशन का
टाइम आया वो थोड़ा लंबा था, अराउंड 45 डेज का। अब इसके बाद जब कंपनी ने फिर से रन अप स्टार्ट किया तो फिर वो जंप हमें 300% का देखने को मिला। और यहाँ पर जो कंसोलिडेशन का फेज था आफ्टर दिस जंप, क्योंकि जंप भी लंबा था, तो हमें अगेन ही काफी लंबा देखने को मिला, अराउंड 80 डेज का। एंड फिर इसके बाद जो हमें अगेन 300% का जंप देखने को मिला, उसमें कंसोलिडेशन फेज हमें अराउंड 122 डेज का ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। और अगर हम यही कंसीडर करें कि ये जो चार्ट पैटर्न है ये हमें आगे भी फॉलो होते हुए देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर हमें इस कंसोलिडेशन के एंड होते ही यहाँ पर अगेन एक एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर एक बड़ा जंप हमें देखने को मिल सकता है। बट अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, ये किसी भी तरह का बाइंग या सेलिंग पुश नहीं है फ्रॉम माय साइड। आपको अपनी फर्दर खुद एनालिसिस करनी है और फिर उसी के बेसिस पर डिसाइड करना है कि आपको स्टॉक को बाय करना है या नहीं। नाउ बिफोर जंपिंग टू अ सेकंड कंपनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस तरह की इन डेप्थ एनालिसिस रिगार्डिंग डिफरेंट कंपनीज पसंद आती है तो आप कंसीडर कर सकते हो हमारे चैनल की मेंबरशिप कम्युनिटी को ज्वाइन करना, जहां मैं आपको टाइमली बेसिस पे इस तरह की अंडर वैल्यू स्टॉक्स के बारे में अपडेट देता रहता हूं। प्लस हम मार्केट्स के बारे में भी डिफरेंट जो अपडेट्स हैं वो भी यहाँ पर करते रहते हैं। सो डू कंसीडर चेकिंग आउट आवर मेंबरशिप कम्युनिटी। एंड विद दिस हम आते हैं अपने सेकंड स्टॉक पे। सो हमारी लिस्ट की सेकंड कंपनी का नाम है ज्योति रेजिन्स, जो कि एडेसिव इंडस्ट्री में वर्क करती है। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट वुड एडेसिव कंपनी है। और इस कंपनी का जो ब्रांड है वो यूरो 7000 है, जो कि मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब जब भी हम एडेसिव इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करती है वो ये है कि पिडिलाइट इंडस्ट्री, जो कि इंडिया की एडेसिव मार्केट में 70% का मार्केट शेयर होल्ड करता है, उसके कंपैरिजन में एक छोटी माइक्रो कैप कंपनी जिसका मार्केट कैप केवल 1700 करोड़ का है, इसको कंपेयर करना इवन वर्दी भी है। तो उसको लेके मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूं। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी के स्टॉक प्राइस को मैं पिछले 2 सालों से ट्रैक कर रहा हूं। एंड सितंबर 2022 का अपना हाई बनाने के बाद कंपनी के वहां से स्टॉक प्राइस ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। अब इस ड्यूरेशन में अगर आप कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखोगे तो आपको दिखेगा कि भले ही स्टॉक प्राइस ने कोई परफॉर्मेंस ना दी हो, पर कंपनी के सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और इवन नेट प्रॉफिट काफी तेजी से ग्रो किए हैं। जहां पर ये जो नेट प्रॉफिट मार्च 2022 में 20 करोड़ के थे, वो इनके रिसेंट 12 मंथ्स में 70 करोड़ के हो गए हैं। यानी लगभग कंपनी में 2x या 3x से भी ज्यादा की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात यह है कि पिछले 2 सालों में जब पूरी ही कंज्यूमर ड्यूरेबल की जो इंडस्ट्री है उसमें हमें काफी ज्यादा डिग्रोथ देखने को मिल रही है, वहीं पर एक माइक्रो कैप कंपनी जो कि इतनी छोटी है साइज में और इसने ऐसी इंडस्ट्री में वर्क करती है जहां पर ऑलरेडी पीडीलाइट जैसा डोमिनेटिंग प्लेयर है, उसमें हमें इतनी कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल कैसे रही है। तो इसके पीछे के भी दो बड़े बड़े फैक्टर्स हैं, जहां पर ज्योति रेजिन्स के बिजनेस में इनके पास दो यूनिक मोड्स हैं, जिसके चलते इनके बिजनेस में इनके काफी अच्छी इन्हें ग्रोथ देखने को मिल रही है और ये ग्रोथ इनको आगे भी सस्टेन करा सकती है। सबसे पहला जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो ये है कि कंपनी केस में इनका जो पूरा ही बिजनेस मॉडल है ये काफ़ी एसेट लाइट मॉडल पर वर्क करता है, जहाँ पर कंपनी अपने जो प्रोडक्ट है उनके लिए जो रॉ मटेरियल है उनको इंडिया के बाहर की जो कंट्रीज है उनसे इंपोर्ट पहले करती है। उन रॉ मटेरियल को इंडिया में अपनी जो फैक्ट्रीज है उसमें प्रिपेयर करती है और फिर उन प्रोडक्ट्स को 500 ग्राम से लेकर 70 केजीज तक की जो बास्केट है उनमें पैक करके सेल करती है। अब इससे होता यह है कि कंपनी का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर लेती है, जहाँ पर इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एसेट लाइट हो जाता है। प्लस इनका जो ओवरऑल मैन पावर का भी कॉस्ट है वो इनके टोटल रेवेन्यू का केवल 15 to 16% में लिमिट हो जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा कंपेटिटिव एज कंपनी को प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स देयर अदर कंपेटिटर्स। इसके अलावा जो सेकेंड उनका सबसे बड़ा मोड है वो ये है कि कंपनी एक कस्टमाइज ईआरपी सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करती है, जहां पर ये अपने जितने भी कारपेंटर्स हैं उनके साथ एक लॉयल्टी प्रोग्राम चलाती है। अब देखिए, अगर मैं आपको इस चीज़ को आसान शब्दों में समझाऊं तो मान के चलते हैं कल को आप किसी कारपेंटर के पास जाते हो एक अलमीरा बनवाने और उसे आप स्पेसिफिकली बताते हो कि आपको किस तरह की अलमीरा चाहिए। अब ऐसे में आप उसको वुड तो स्पेसिफाई करके बताओगे कि मुझे इस वुड की अलमीरा बना के दो, बट कभी भी आप उसको ये स्पेसिफिक नहीं बोलोगे कि यार पिडीलाइट का आप उसमें एडेसिव यूज़ करो या फिर ज्योति रेजिन्स का एडेसिव यूज़ करो। और ये चीज़ जो ज्योति रेजिन्स है उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करी है। अब उन्होंने किया क्या कि सबसे पहले तो उन्होंने एक प्रोडक्ट जो है वो अपना क्वालिटी वाला बनाया है। यानी क्वालिटी के कंपैरिजन में अगर आप उसको पिडीलाइट वगैरह से भी कंपेयर करोगे तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अब ऐसे में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक यूनिक जो अपना कारपेंटर लॉयल्टी प्रोग्राम है उसको चलाया, जिसके चलते जो भी कारपेंटर इनका कोई भी प्रोडक्ट यूज करता है या बाय करता है, उस प्रोडक्ट की वो बिलिंग इनके ईआरपी जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू करता है। अब उस बिलिंग पे उस कारपेंटर को कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं। उन लॉयल्टी पॉइंट्स को वो आगे रिडीम कर सकता है, जहां पर उन्हें कुछ कैश प्राइज रिवॉर्ड्स या इवन जो उनकी आगे वाली परचेज है उन पर उन्हें कुछ ऑफ मिल जाता है। इसके चलते जो कारपेंटर्स है वो इनके साथ स्टिक रहते हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो उन्हें प्रोडक्ट भी अच्छा मिल रहा है और सेकंड चीज़ यूनिक डिस्काउंट मिल जा रहा है, जो कि इन्हें पिडीलाइट वगैरह के केस में देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से इनका जो कस्टमर बेस है, उनका जो बिजनेस है वो काफ़ी एफिशिएंटली आज के टाइम ग्रो कर रहा है। और इन्हीं बिजनेस मोड्स के चलते अगर आप ज्योति रेजिन्स के पूरे परफॉर्मेंस देखोगे तो भले ओवरऑल आपको देखने को मिले कि पिडीलाइट इंडस्ट्री 70% का मार्केट शेयर होल्ड करती है पूरी एडेसिव इंडस्ट्री में। बट अगर आप स्टेट वाइज देखोगे तो गुजरात में कंपनी ज्योति रेजिन्स जो है वो 35% का मार्केट शेयर होल्ड करती है, महाराष्ट्र में 20% का मार्केट शेयर होल्ड करती है और केरला में इंडिविजुअली 15% का मार्केट शेयर होल्ड करती है, विच शोज के स्टेट वाइज कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है।
इसके अलावा अगर आप कंपनी का नेटवर्क देखोगे तो इनके 14 स्टेट्स में इनका नेटवर्क है, जहाँ पर 300 इनके सेल्स फोर्स हैं, 35 ब्रांचेज हैं, 3 लाख से भी ज़्यादा कारपेंटर्स इनके साथ वर्क करते हैं और 50 से भी ज़्यादा कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कंपनी के रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी रहे हैं, जहाँ पर कंपनी ने रिसेंटली ईयर अपने पिछले इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में देखोगे तो ग्रॉस मार्जिन इनके 62% रहे हैं, जो कि पिछले क्वार्टर इसी साल 41% के थे। अगर आप देखोगे एबिटा मार्जिन के तो वो 17% से ग्रो करके 33% हो गए हैं। प्रॉफिट मार्जिन के 25% रहे हैं। एबिटा की जो ग्रोथ है वो 90% की रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जो ग्रोथ है वो ईयर 94% की रही है और अर्निंग पर शेयर और नेट प्रॉफिट में हमें 73% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब देखिए, ये तो होगा अभी तक के नंबर्स, पर जब भी मैं इस तरह की कोई स्मॉल कंपनी को एनालाइज कर रहा होता हूं तो मैं एक चीज पे काफी ज्यादा फोकस करता हूं, और वो है इनके मैनेजमेंट और उनकी कमेंट्री। क्योंकि केवल मैं ये नहीं देखता कि मैनेजमेंट कितनी ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री दे रहा है अपने फ्यूचर को लेके, बल्कि हमें ये भी ऑब्जर्व करना होता है कि जो वो कमेंट्री दे रहे हैं क्या वो फ्यूचर को लेके थोड़ी रियलिस्टिक भी है या केवल बड़ी बड़ी कमेंट्री देके स्टॉक प्राइस को बूस्ट कराया जा रहा है। तो इसके केस में अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने एक कमेंट्री दी है कि लास्ट 5 ईयर्स में उन्होंने बोला है कि जो हमारा ग्रोथ का CAGR रहा है वो 38%, 103% एंड 113% का रहा है इन द रेवेन्यू, जो कि काफ़ी अच्छा रहा है। बट उन्होंने ये भी खुद में इस चीज़ को मेंशन किया है कि क्योंकि कंपनी का जो साइज़ है वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, तो वो टारगेट कर रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जो ग्रोथ है वो 25% CAGR की होगी, जो कि नेक्स्ट 3 ईयर्स का वो टारगेट रख रहे हैं। जो कि ये चीज़ शो करती है कि साफ मैनेजमेंट इस चीज़ को एग्री कर रहा है कि क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी की जो ग्रोथ है उसमें थोड़ा स्लो डाउन होगा। इसके अलावा अगर आप बाकी पैरामीटर्स देखोगे तो उन्होंने ये बोला है कि जो कंपनी की ROE एंड ROC है उसको 30% और 40% प्लस ही मेंटेन करेंगे, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी नंबर्स हैं। एंड इसके अलावा उन्होंने बोला है कि कंपनी खुद कंटिन्यूसली काम कर रही है न्यू स्टेट्स में अपने जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अगर आप कंपनी के अदर नंबर्स देखोगे फाइनेंशियल बेसिस पे, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप पी रेशो को देखोगे तो कंपनी का जो करंट पी रेशो है 25 का चल रहा है, जहाँ पर इंडस्ट्री पी हमें 39 का देखने को मिल रहा है। यानी इंडस्ट्री पी कंपैरिजन में कंपनी एक अंडर वैल्यू स्टेट पर चल रही है। और ये देखने वाली बात यह है कि 25% CAGR की ग्रोथ मिलती है किसी कंपनी में, और वहाँ आपको केवल 25 का पी देखने को मिल रहा है, तो ये वैल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है। ROC और ROE हमें देखा कि ROE 49% और ROC हमें 65% का देखने को मिल रहा है। बात करोगे PEG रेशो की, तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि 1 से कितना ज़्यादा कम है, यानी 0.26 का है। यानी कंपनी अपने वैल्यूशन के साथ साथ ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी दिखा रही है। इसके अदर पैरामीटर्स अगर आप देखो तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रॉफिट्स में हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही, जहां पर हमें क्वार्टर एंड क्वार्टर भी और ईयर भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही थी इनके प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स और सेल्स में। जहां पर रिसेंट में जून के क्वार्टर में थोड़ा डिग्रोथ देखने को मिला था, बट क्योंकि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बड़े थे तो हमें नेट प्रॉफिट 19 करोड़ के ही कंसिस्टेंट देखने को मिल रहे हैं। बात करो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 32% के रहे हैं, पर लास्ट एक साल में फिर भी हमें -9% के रिटर्न देखने को मिले हैं। यानी अभी रिटर्न वाइज अगर आप प्रॉफिट के कंपैरिजन में ही देखोगे तो भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल कंपनी बाकी है। बात करोगे बैलेंस शीट की, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो कि पहले जहाँ पर कंपनी 2, 4, 5 करोड़ ही अपना केपेक्स करती थी फिक्स एसेट में, वहाँ पर CWIP में भले ही कंपनी ने इस वक्त कोई भी केपेक्स नहीं दिखाया है, पर कंपनी के फिक्स एसेट काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो किए हैं पिछले 3 से 4 सालों में। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर बात बाकी पैरामीटर्स देखोगे लाइक कैश फ्लोज, तो कैश फ्लोज में भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही। खासकर मार्च 2024 वाले जो ईयर है उसमें कैश फ्लोज में अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। एंड अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखोगे तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि प्रोमोटर्स ने पिछले 2 सालों में जब कंपनी का स्टॉक प्राइस परफॉर्म नहीं किया है, तो सितंबर से लेकर अभी तक देखो आप कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, कंपनी में जो उनका प्रोमोटर्स का होल्डिंग है उसको उन्होंने इंक्रीज किया है। एंड विद दिस हमें देखने को मिल रहा है कि DIs की भी थोड़ी होल्डिंग इसमें इंक्रीज हुई है, पर FIs की होल्डिंग हमें थोड़ी सी डिक्रीज होते हुए देखने को मिली है। वहीं पर अगर आप बात करोगे पब्लिक की होल्डिंग में, तो वहाँ पर भले ही आपको आपको 48% की पब्लिक होल्डिंग देखने को मिल रही है, बट लेट मी टेल यू, अगर आप फर्दर इसको एक्सपेंड करोगे तो इसमें आपको 25% के अराउंड तो बड़े इन्वेस्टर्स ही होल्ड करते हुए देखने को मिलेंगे। अब इस सब के बाद अगर आप फाइनली कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स पे आओ, तो यहाँ पर भले ही आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है कि सितंबर 2022 से लेकर अभी तक कंपनी के स्टॉक प्राइस ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है, पर यहाँ अगर आप देखो कि 2024 के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कंपनी केस में एक ट्राइंगल चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी जो स्टॉक है वो अपने ट्राइंगल का जो ब्रेकआउट है उसके एज पे आ चुका है, और अगले नेक्स्ट एक मंथ में कभी भी हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और जैसे ही ये एज के ब्रेकआउट देगा तो शॉर्ट टर्म में हमें यहाँ पर 29% का एक टारगेट देखने को मिल रहा है। बट अगर आप मेरी मानो तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है,
तो मुझे यार लग रहा है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट के बाद हमें एक मल्टी ईयर रैली यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड इफ यू वांट कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक आगे आने वाले वीडियो में कवर करूं तो स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट एम स्टॉक, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.